Hi, ladies and gentlemen. My name is Sanjay Kumar, and I am a former gentleman cadet from the prestigious Indian Military Academy, Dehradun. I had cleared CDS and got recommended in my first attempt in 2006 and joined the Indian Army. I have also been a defense journalist and worked with Intelligence Bureau. Jai Hind. हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ अथर्व तिवारी हैं जो फोर्थ अटेम्प्ट के अंदर आईनेट कैटेगरी के अंदर रेकमेंड हुए हैं। ये जून जुलाई 2021 में इनका कोर्स स्टार्ट होने वाला है। और आईनेट में मैं स्पेसिफिक कर दूं, आईनेट के एग्जामिनेशन लास्ट ईयर नहीं हुआ था, तो इंडियन नेवी ने परसेंटेज बेसिस के ऊपर जो फॉर्म्स निकाले थे हम उसे एंट्री की बात कर रहे हैं। तो आप इसे आईनेट या इंडियन नेवी एंट्री भी बोल सकते हो। ये लास्ट ईयर आई थी जिसके अंदर एलिजिबिलिटी वॉज थ्रू दी परसेंटेज और उसके ऊपर एसएसबी कॉल हुई थी। एंड देन अथर्व वाज कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ दैट, जिसके अंदर ये रेकमेंड हुए हैं। और ये अथर्व का फोर्थ अटेम्प्ट था, फोर्थ अटेम्प्ट में रेकमेंड हुए हैं। तो इनके पास पुराने 3 एसएसबी का भी जो एक्सपीरियंस है वो है, उसके भी बारे में बात करेंगे, जहां पर इनके अलग अलग एक्सपीरियंस रहे, कॉन्फ्रेंस आउट का एक्सपीरियंस रहा इनके पास। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अथर्व, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप अपने चौथे अटेम्प्ट में रेकमेंड हुए। और आई एम होपिंग कि इस क्राइसिस की सिचुएशन में दिस इज अ वेरी हैप्पी न्यूज फॉर यू। यस सर, थैंक यू फॉर यू, आपके वजह से ही हुआ है सर, आपका भी इसमें था हेल्प, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। ठीक है अतर, थैंक यू वेरी मच। कि मैं हर बार बोलता हूँ कि देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स जो वीडियो देखेंगे, जो ये करेंगे, बट इट इज इवेंचुअली बॉइल्स डाउन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन की वो कहीं से भी चीजें पढ़ रहा हो, मुझसे पढ़ रहा है, किसी और से, कि वो उसको ग्राउंड पे कितनी इंप्लीमेंट करेगा। बिकॉज एसएसबी इज ऑल अबाउट यू, एसएसबी इज अबाउट अथर्व। अगर मैं एसएसबी में जाऊंगा तो एसएसबी विल ऑल अबाउट बी मी। तो अथर्व, सबसे पहला क्वेश्चन, 4 एसएसबी का तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, राइट? आवाज क्लियर आ रही है तुमको? यस यस सर, चार यस सर, एसएसबी एकदम। 4 एसएसबी का तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है। ऐसी क्या चीज थी कि तुम पिछले 3 एसएसबी में अलग अलग रिजल्ट आए, कॉन्फ्रेंस आउट के रिजल्ट आए, और इस एसएसबी के अंदर तुम फाइनली रिकमेंड हुए? व्हाट वाज दैट थिंग विच यू थिंक जिसकी वजह से तुम रिकमेंड हुए? सर ऑन पेपर अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये 4 एसएसबी है, बट इन अटेम्प्ट वाइज, इन जनरल, आई मीन जेन्युइन अटेम्प्ट जिसमें मैं कुछ करके गया था अपने ऊपर वर्क, आई वुड से दिस वाज माय फर्स्ट जेन्युइन अटेम्प्ट, तो इसीलिए इसमें रिकमेंड हो गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे जो बाकी 4 एसएसबी है, 2 मेरे हुए थे 10+2 आफ्टर 12th क्लास बीटेक एंट्री, एंड एक रिसेंट एफकैट का हुआ था दिसंबर में। तो जो फर्स्ट 2 वाला था उसमें तो मैं बोलूंगा मेरे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे और बहुत सारा प्रेडिजेस पहले से कि क्या अलग अलग चीजें, कोई मेरे को मतलब अलग अलग, मैंने क्या किया था, आई डिडंट फॉलो एनीवन करेक्ट गाइडेंस इन काइंड ऑफ थिंग, एंड आई फॉलोड यूट्यूब। सो ये मेरे लिए बहुत मींस प्रॉब्लम वाला हो गया था। तो अलग अलग चीजें थी, कोई बोला था कि स्टेशन पे उतरते ही जजमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, ये सब चीजें। तो अलग अलग आपके उसमें वो रह जाता है, तो आप जो बेसिक एसेंस है वो आप नहीं पकड़ पाते। और मेरे जब सेकंड अटेम्प्ट में कॉन्फ्रेंस इन हो गया था, तब मेरे को जैसे मैं उस प्रोसीजर के थ्रू गया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो चाहिए नहीं, कि मतलब ये तो टेस्ट मेरा मांग ही नहीं रहा, जो मैं पढ़ के आया हूँ वो मेरे ऊपर है। डिफरेंट एसेंस जो हम लोग बाद में मैं आप मेरे पूछ ही लोगे कि, लेकिन वो एसेंस पता चला हर एग्जाम का, तो वही मैंने चेंज किया। एंड द एफकैट वन, आई वाज रेडी, मींस इन टर्म्स ऑफ माय पर्सनालिटी एंड एवरीथिंग, बट वो एक मिस्टेक, 2-3 मिस्टेक हो गए बाय चांस स्क्रीन इन में, तो आई वाज स्क्रीन आउट इन द लास्ट माय एफकैट इज दिस थिंग। तो आई हैड फ्रॉम सेकंड आई हैड 2018 में आई वाज कॉन्फ्रेंस आउट। तो उसके बाद आई हैव वर्कड अपॉन माय सेल्फ टू इन एवरी एस्पेक्ट व्हाट आई रियलाइज दैट टाइम, और ये मैंने इसी की वजह से जो मैंने काम किया था, दिस टाइम आई गॉट रिकमेंडेड। और एफकैट में भी इफ आई वुड हैव गॉट स्क्रीन इन, आई एम श्योर आई माइट हैव गॉट रिकमेंडेड। ठीक है, तुमने इस आंसर में काफी सारी चीजें बताई है, उन्हीं में से मैं चीजें पूछूंगा। तुमने कहा कि मैं कुछ एसएसबी में प्रेजुडिसेस से गया था और मिथ के साथ गया था। किस टाइप के प्रेजुडिसेस और मिथ की बात कर रहे हो तुम? सर स्टार्ट उसमें बहुत सारे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुम आपको तुम अगर बताओ, करेक्ट को नहीं बिकॉज मिले। इम्पोर्टेंट हाँ, फॉर जनता टू नो। यस सर। सो स्टार्टिंग विथ एक था, कोई मेरे रिलेशन में है, उन्होंने बोला था कि मेरे को भी उस वक्त सिर्फ बुक ही पढ़ा था, तो मेरे को भी कोई नॉलेज इतना करेक्ट था नहीं, नाइदर आई हैड द कॉन्टेक्ट। था कि आप जैसे ही उतरते हो एंड यू आर रिपोर्टिंग ऑन द लाइन इन रेलवे स्टेशन एमसीओ के पास,
तभी से आपका स्टार्ट हो जाता है, वो देखने लगते हैं कि किसके मतलब एसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। तो दी ऑल अदर देन दैट वो था कि आप जब टैट का स्टोरी लिख रहे हैं अपने साइकोलॉजी में, सारा उसमें हम लोग भर देते थे कि ही वॉज वेरी हार्ड वर्क, सारा जितना एडजेक्टिव पता है, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी वो, 15 और वैल्यू सारे एक्शन भर में देते थे। हाँ हाँ, एक्शन कुछ था नहीं। सेकेंडली इस इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में बोला था कि सारा पढ़ लो, नेवी के बारे में पढ़ लो, और अपने ऊपर जो पीआईक्यू का जो मेन चीज है, क्योंकि मेन एसएसबी आपके ऊपर है, उसके ऊपर कुछ वर्क ही नहीं किया, सिर्फ नेवी के सारे कमांड्स पढ़ लिए, सारी शिप्स पढ़ ली। तो ये एक और मिस्टेक था कि वो है जरूरी, बट इट इज मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको सेल्फ वो होना चाहिए एनालिसिस और आपकी सेल्फ लाइफ के ऊपर। सेकेंडली एक और था कि एक था मेरे को था कि स्क्रीनिंग में आप बोलो मत, आप बीच वाला नंबर लेने का ट्राई करो। तो मेरे फर्स्ट एसएसबी में यूट्यूब पे मैंने कहीं से देखा था कि अब चेस नंबर जैसे 15-15 का बैचेस बनते हैं, तो आप बीच वाला लेने का ट्राई करो, आप असेसर के नजरों में रहोगे। पर वो तो तुम्हारे हाथ मेरे में को थोड़ी लगा कि होता है, दौड़, वो नहीं नहीं तुम्हारे सर, हाथ तो वो था, बोला कि दौड़ के तुम खड़े हो में। जाओ ओए लाइन में गिन के यार, कितने बंदे। तो अब मेरा फोकस ओएआर पे नहीं है, मेरा इस पे नहीं है, और मैं अपने नंबर चेस नंबर गिन रहा हूँ कि मेरा कौन सा नंबर आ जाएगा फर्स्ट उसमें 12th पे, कि हाँ कि बीच में रहूं। तो वो सब और सारे रहते सर जीटीओ में कि आपको बस अपना देखना है, ऐसे ऐसे अपना वो करना है, ये लगा, जबकि वो ग्रुप के ऊपर ज्यादा वो रहता है। तो ऐसे कई सारे हैं सर। तो ऑब्वियसली दिस ठीक है, मतलब तुम्हारी जो पहली स्टेटमेंट है उसी से दूसरा क्वेश्चन है, यू गॉट रेकमेंडेड नाउ, अगर तुम अगले एसएसबी में जाओगे, क्या ये 100% है कि तुम उसमें भी रेकमेंड हो जाओगे कि यू हैव, क्योंकि ये एक मिथ फैलाया गया है कि अगर आप एक बार रेकमेंड हो गए तो आप आने वाले सारे एसएसबी में रेकमेंड होते रहोगे। ये बात सही सर है कि ये, इसका लेट मी कंप्लीट इट, कि आप ये सर रेकमेंड सॉरी हो गए हो और आप अगले एसएसबी में जाओगे तो वहां पे भी आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, और उस एसएसबी में आपकी सही से आप परफॉर्म कर पाए और वो असेसर्स देख पाए, तो यू माइट गेट रिकमेंडेड। विच ऑफ देम इज करेक्ट? सर ऑफ कोर्स द स्क्रैच वन, एंड इसका एग्जांपल ही है, मेरे इस एसएसबी में ही रिकमेंडेड एक बंदा आया था इंडिया का, तो हु गॉट मेरिट आउट, तो उसका स्क्रीन आउट ही हो गया वो। तो वो इन भी नहीं हुआ स्क्रीन इन। सो आपका वो लोग एसएसबी सच ए प्रोसीजर, आपका पास्ट नहीं देखेंगे, आपका वो नहीं देखेंगे, जब वो आपको कर रहे तो आपका करंट आपने जो परफॉर्मेंस किया है, और आपका अगर आपने पिछले वाले में अच्छा किया है, दे डजंट केयर, आपको इसमें आपको परफॉर्म करना है और आपको उनके डिजायर्ड क्वालिटीज में आना है, तभी आप वो होंगे। तो ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है, आपको फिर से वर्क करना पड़ेगा जितना आपने फर्स्ट उसमें किया है। ठीक है, तो आपको जैसे अथर्व बता रहे हैं, यू हैव टू कीप ऑन वर्किंग। तुमने जैसे इसने स्टार्टिंग में बताया था कि तुमने कुछ बोल रहे थे ना, तुम मल्टीपल टीचर्स को एक टाइम पे फॉलो कर रहे थे, जब तुम बोल रहे थे मुझे भी देख रहे थे, किसी और को भी देख रहे थे, ऐसे ही कुछ बोल रहे थे तुम। ठीक है, तो व्हेन यू आर वाचिंग मल्टीपल असेसर्स फॉर एसएसबी, उसमें डिसएडवांटेज क्या होती है अथर्व? तुम बहुत सारे लोगों को फॉलो करने लग जाओ एसएसबी में, व्हाट इज द डिसएडवांटेज? सर आपका वाला जब मैंने स्टार्ट किया था तब आई हैड मींस अ फिक्स्ड लेंथ, आपसे अच्छा, उससे पहले जब पहले मैं की कर बात रहा था कर when रहे हैं। हाँ। हाँ, तब आई वाज नॉट अ करेक्ट गाइडेंस एंड ऑल, कि सारा यूट्यूब पे जो जो वीडियो मिल गया सारे देख लेने, कंपाइल जो करके आपको बुक में। प्लेलिस्ट बना ली थी हाँ तुमने। हाँ। तो उसमें क्या है, आपको डिसएडवांटेज ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो सारे आधे से ज्यादा आदर दे आर रिकमेंडेड कैंडिडेट, और कुछ तो ऐसे रहते हैं कि जो रिकमेंडेड भी नहीं है, तो उनको पता भी नहीं है कि क्या करेक्ट प्रोसीजर है। तो हम्म, आपको पहले गलत नॉलेज मिल जाएगी, और जितना आप गलत सीखते रहेंगे उतना ही आपको डिसएडवांटेज रहेगा। सेकेंडली सबका अप्रोच अलग अलग है। हम्म, जैसे आपका अप्रोच, जैसे आप महाभारत को उससे सिखाते हो थोड़ा बहुत वो करके, एनालॉजी देके, हम्म, अलग लोगों का अलग अप्रोच रहता है, और आप एक अप्रोच को फॉलो करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हम्म, इधर कि आप सारे अलग अलग चीजों को फॉलो करो, तो आप कंफ्यूज, आपके माइंड में कंफ्यूजन हो जाएगा, एक आप करेक्ट पाथ नहीं रहेगा। हम्म, और जैसे उसने एक रहता है कि एक डायलॉग है कि एक मूव को 100 बार प्रैक्टिस करने से आपके पास ज्यादा एफिशिएंसी रहेगा, ज्यादा कि आप 100 चीजों को एक बार कर लो। तो वही चीज रहता है कि आप एक उस पे चले। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि इसने बात बोली कि एक बुक को 100 बार पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन 100 बुक को एक बार। ये सेम प्रिंसिपल हम रिटन एग्जामिनेशंस के लिए भी बोलते हैं, एंड द सेम गोज हियर। अथर्व, तुमने अभी बात करी कि अपने आप को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमने बोला पीआईक्यू के अंदर मैं इंडियन नेवी की, यहाँ पे तुम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात कर रहा हो, या फिर जो मैं कोर्स में सॉले लिखे बोलता था। ठीक है, ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसकी कोई इंपॉर्टेंस है कि ये सिर्फ
बढ़ा चढ़ा कर कोर्स को बेचने के लिए टीचर बोलता है कि किसकी एक्चुअल में एसएसबी में इंपॉर्टेंस है? सर इसी की इम्पोर्टेंस है। और सर पूरा एसएसबी इसी के ऊपर एक गेम है कि आप अपने आप को कितना अच्छा जानते हैं और आप कितना अच्छा अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उधर। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ऐसी तो कोई चीज ही नहीं है, इसमें ही मेन सारा चीज छुपा हुआ है। इंटरव्यूअर आपसे कुछ नहीं पूछता अलग से, सिर्फ आपकी लाइफ के ऊपर पूछेगा, आपके रिलेशनशिप के ऊपर पूछेगा। और आपको अगर अपने सारे चीजें फंडे क्लियर है तो आप इंटरव्यू तो आपके लिए मीन्स वेरी मक्खन जैसा हो जाएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है, अपने लाइफ में झांकना है, अपने अंदर झांकना है, अपने पास्ट से प्रेजेंट तक क्या किया है, उसके पीछे क्या रीजंस है, उसको अगर कुछ गलतियां हैं तो उसके लिए क्या किया है, यही सब है सर। और यही आपको सक्सेस का, जो भी जितने भी लोगों से मैं बात किया हूँ, चाहे जो मेरे रिकमेंडेड फ्रेंड्स भी है, सबके पीछे एक यही चीज है कि उन्होंने अपनी लाइफ को सबसे पहले जान लिया, फिर आगे का तैयारी किया। तुमने जैसे कि यहाँ पर बोला कि पास्ट को देखना होता है, तो जब हम पास्ट को देखते हैं तो पास्ट में हमने मिस्टेक्स करी होती हैं, उन मिस्टेक्स को हमें एसएसबी में जाके छुपाना होता है कि अगर उन मिस्टेक्स पर क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें ऑनेस्टी से एक्सेप्ट करना पड़ता है एंड वी नीड टू टेल दैट व्हाट वी डिड टू टैकल इट, विच इज द करेक्ट अप्रोच। कि उसको छुपा लो और बताओ ना कि क्वेश्चन ना पूछा जाए, कि यू शुड बी रेडी टू गिव द आंसर्स टू द फेलियर्स यू हैड इन लाइफ। सर छुपाने का तो मेरे ख्याल से कोई ऑप्शन है नहीं, वो लोग इतने माहिर लोग बैठे हैं कि वो निकलवा ही लेंगे। एंड सेकेंडली फेलियर मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे भी उसमें है, लाइफ में है फेलियर्स थोड़े, तो आपको फेलियर्स तो एक अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से। आप उसको अगर बता दो कि हाँ पास्ट में मेरा ये फेलियर था और आपने अगर अभी इम्प्रूव किया हुआ है, तो वो तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आपका सारे जो भी कहते हैं सो कॉल्ड ओएलक्यूज दिखाने के लिए कि आपने अपने फेलियर से सीखा, एक्सेप्ट किया। एंड एक्सेप्टेंस इज द ग्रेटेस्ट थिंग कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए। आप अगर उसको बोल दें कि नहीं मेरे किसी और के ऊपर डाल दें, क्योंकि मेरा भी परसेंटेज वाला था, तो अगर मैं बोल देता कि नहीं मेरे ट्यूशन टीचर खराब है ये, तो तब आपके ऊपर और बैड इंप्रेशन पड़ेगा। आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि आपकी गलतियां थी, आपने इन गलतियों से सीखा है और कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, और वो भी इंप्रूवमेंट भी दिखाना है आपको। तो ये आपके पास बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी है, उसको एक्सेप्ट करने से आपका कुछ फायदा होगा। अगर आप उसको वो कर देंगे तब तो फिर प्रॉब्लम है। यार अथर, तेरी जब तू बोल रहा है ना, व्हेन आई वाज इन फर्स्ट टर्म इन आई में, मेरा तिक्की था थर्ड टर्मर, ही वाज एक्स एनडीए एंड ही वाज फ्रॉम दिल्ली ओनली। जो तेरे फेस का ऊपर का आधा भाग है ना, एग्जैक्टली मुझे लग रहा है मेरा थर्ड टर्मर बात कर रहा है मुझसे। यू लुक वेरी सिमिलर टू हिम। ठीक है, अब तो ही मस्ट बी अ सीनियर कर्नल। ठीक है, प्रोबेबली यू विल मीट हिम, इज इन द आर्मी। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है सर का, बट यू लुक वेरी सिमिलर, हैवी आईब्रोज एंड एवरीथिंग। ओके, तुमने, सिंस हम आयु की बात कर रहे हैं, आयु के अंदर तुमने बताया कि अपने बारे में जानना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कि इम्ब्रेस करना, अपनी नेगेटिविटी को इम्ब्रेस करना, उस पर करना। तुम्हारे आयु के दौरान तुमको कौन से क्वेश्चन टफ लगे? ठीक है, कि दीज आर द इश्यूज विच आर डिफिकल्ट फॉर मी, कोई एक स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन इंटरव्यूइंग ग्राउंड में विच वाज डिफिकल्ट फॉर यू, या फिर जो आयो बार बार तुमसे रीचेक कर रहा था? सर मेरा तो जैसे मैं जितने मेरा आयो इन द सेंस मैं पूरा प्रिपेयर्ड था कि मैंने अपना पूरा डायरी बनाए हुए हैं, मैंने अपने पूरे जो भी रिलेशनशिप्स हैं, फेलियर्स है, स्ट्रेंथ वीकनेस, सब पे मैंने वर्क किया हुआ है, एक बार सोचा हुआ है कि क्या है रीजंस क्या है। तो मेरा आयो में मेरे को कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, मेरे को एकदम स्मूथली गया, और ऐसा कुछ भी उनको ऐसा वैसा नहीं लगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा ही प्रोब किया हो या कुछ ऐसा। एक चीज मेरे से मतलब गलती हो गया था मेरे आयो में, जो मैंने कॉन्फ्रेंस में ठीक किया था, लेकिन वो था कि मेरे को याद नहीं था। उन्होंने जेई का मार्क्स पूछा, मेरे को जेई का रैंक पूछा था, वो याद नहीं था मेरे को, तो मैंने बस वही बोल दिया कि सर आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ। जेई ऐसे का फिर रैंक बाद में आफ्टर मैंने फोन, 12th वाला कि गेट के स्कोर के लिए? 12th 12th। तो आफ्टर नहीं 12th, नहीं सर 12th। हाँ, 12th के बाद। तो वही बस वही एक वो चीज था, तो फिर बाकी भी तो मेरा थोड़ा सा सारा अच्छा फैक्चुअल, था। तो थोड़ा सा फैक्चुअल एरर है। लेटर ऑन दे मस्ट बी थिंकिंग कि भैया इसको जो नहीं पता था इसने जाके रीचेक करा कि नहीं करा कॉन्फ्रेंस के टाइम पे। दैट पार्ट आल्सो तो कम्स इनटू प्ले। कॉन्फ्रेंस में मैंने बता दिया था उनको कि ये मेरा जेई रैंक है, और मैंने कॉल करके पूछा है बस, और तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अथर, PIQ is very सर important for interviewing officer, right? Is self description test important for him or not? सर मेरे हिसाब से तो है इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं जितना देख रहा था हमारे आईओ में भी उन्होंने तीन चीजें बना के रखी थी, मतलब सिर्फ पीआईक्यू नहीं था उनके हाथ में, एक एग्जैक्टली और पता नहीं कोई एग्जैक्टली। पेपर था। हाँ बिल्कुल हाँ सही कह तो रहे हो, एक और बिल्कुल सही कह पेपर, रहे एक और पेपर था, वो तीन पेपर है। अब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ
वो पीआईक्यू में देख के फिर एसडी पे पता नहीं लाइन मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंड ही इज राइटिंग डाउन थिंग्स। सो इंटरव्यू ऑफिसर्स आर ट्रेन्ड, आई थिंक, कि आपका सुनते सुनते वो लिख लेते हैं। तो जैसे आई वाज टेलिंग अबाउट माय फ्रेंड्स, तो जैसे जैसे फ्रेंड्स उन्होंने नाम लिख लिया, और फिर बाद में आफ्टर हाफ एन आवर ही आस्क्ड मी, ऐसे डायरेक्ट नाम पूछ के कि अच्छा ये तुम्हारा फ्रेंड है, तो ये कैसा है वैसा है। तो ही वाज राइटिंग एंड रीचेकिंग एवरीथिंग कि हाँ ये तीनों में मिल रहा है कि नहीं। तो एसडी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं एसबी पर इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पर ये काफी सारे जो टीचर्स हैं वो पीआईक्यू पर बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। आई टेंड टू फाइंड दैट सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो आपकी पर्सनल लाइफ के क्वेश्चन है वो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट से निकलते हैं। क्योंकि जैसे तुम्हारा वो वाला कॉलम है जहाँ पर फादर क्या करते हैं, फादर की इनकम क्या है, भाई वगैरह क्या करते हैं, एक वो कॉलम निकलता है फैमिली का, और दूसरा तुम कहाँ रहते हो, और जो बाकी तुम अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिखते हो वो एसडीटी में। इन दोनों को मैच करके आयो कुछ क्वेश्चंस बनाता है, तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें क्रॉस क्वेश्चनिंग करने की कोशिश करता है वो? यस सर, वो होता ही है। मींस आधे क्वेश्चन ही बेस्ड होते हैं मेरे ख्याल से एसडी के, जो वो पूछता ही है आयो। तो जैसे अगर फादर और पेरेंट्स का रिलेशन तो पूछता है। तो इसमें ये पूरा एक सीआईक्यू भरा होता है। तो आपने पहले जो लिखा है वो चेक करेगा, और फिर आप जो बोल रहे हो, तो दोनों चीजें जैसे बोलते हैं कि कोहेरेंस होना चाहिए मानसा वाचा में। तो आपका अपने जो बोला है और लिखा है वो सेम है कि नहीं, वो चेक करता है। तो उसमें कोहेरेंस होना चाहिए। अब आपके आधा सीआईक्यू, फ्रेंड्स वाला सीआईक्यू भी जो होता है, सीआईक्यू जैसे जो क्वेश्चन पूरा पूछता है रैपिड फायर में कि आपके इतने दोस्त है, क्या सीखा, क्या हुआ, तो वो सारा भी एक लिखा रहता है उसी में। तो उसको उसी से आइडिया हो जाता है एसबी से आधा कि उसने क्या सोचता है ये आदमी, और फिर जब वो बोलता है तो वो कोहेरेंट है कि नहीं, तो उसी से आपका मतलब उसको होता है सेलेक्ट करना है कि नहीं करना है। करेक्ट। तुम्हारा जो ये वाला एसएसबी था ये नेवी का था, टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए थे, और अगर पूछे गए थे तो किस लेवल के थे? स्टूडेंट को कोई नेवी टेक के इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो किस तरीके के सवालों की तैयारी करनी चाहिए? सर पर्सनली मेरे को तो नहीं पूछा था, क्योंकि हम लोग लॉजिस्टिक्स सेंट्री के लिए जा रहे थे, और मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो मेरे से ये जरूर पूछा था कि आप चेंज क्यों कर रहे हैं, मीन्स आप बीटेक वाले टेक्निकल में क्यों नहीं जा रहे, आप लॉजिस्टिक्स में क्यों आ रहे हैं, ऐसा ऐसा सवाल। और लॉजिस्टिक ऑफिसर के क्या काम रहते हैं, ऐसा, व्हाट आर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन टेक वाला मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारे नेक्स्ट वाले जो आए थे वो टेक के थे, तो हम लोग उनसे भी इंटरेक्ट कर ही लिए थे। तो उन लोग को क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं कि नॉर्मल, अगर आप टेक्निकल के लिए जा रहे हैं तो शिप्स के बारे में पूछेंगे, सबमरीन्स के बारे में, वर्किंग, इनका इंजन कौन से साइकिल। जैसे अभी मैकेनिकल इंजीनियर जा रहा है तो ज्यादा डेप्थ में रहेगा कौन सा, बहुत सारे साइकिल्स होते हैं, और रैंकाइन साइकिल ऐसा करके, कारनॉट, ये सब साइकिल, तो कौन सा साइकिल यूज होता है उसके इंजन के वर्किंग में, और कैसे ऊपर नीचे आती है सबमरीन। इसका अभी एक नया चीज आया था एपीआई करके। एपीआई क्या होता है डीजल सबमरीन्स में। तो ये सब चीजें पूछते, नॉर्मल रहता है वैसे। लेकिन आपका अगर मैकेनिकल कोर है तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पूछ लेगा, और नहीं तो नॉर्मल जनरल चीजों में पूछेगा कि पोर्ट्स का बताओ, कि अगर तुम कोलकाता से, मतलब मेरे एक दोस्त से पूछा था कि अगर इधर कोलकाता से इधर तक आ रहे हो अंडमान तक, रास्ते में कौन कौन से साइड से पोर्ट्स पड़ेंगे या फिर स्टेट्स पड़ेंगे, ऐसी चीजें। ठीक है। और तुम्हारे इंटरव्यू में अपार्ट फ्रॉम फैमिली लाइफ, टेक साइड, कुछ करंट अफेयर, नेशनल अफेयर्स कुछ पूछा था? सर मैं बहुत ही ज्यादा प्रिपेयर्ड था इस एस्पेक्ट में, तो कि जियो पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, वो तो मीन्स आपके लेक्चर्स हम लोगों ने इतने सुने हैं, इतना डिस्कशन हुआ है, तो मैं बहुत वो था। लेकिन उन्होंने ज्यादा पूछा नहीं। एक चीज पे पूछा था कि पॉलिटिक्स वाइज, कि मेरे फ्रेंड और मेरे में डिसएग्रीमेंट किस चीज पे होता है, तो मैंने बोला था कि हमारा पॉलिटिकल व्यूज थोड़े से डिफरेंस है, तो हम लोग को बहुत डिबेट होता है उस चीज पे। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा क्या डिफरेंसेस हैं पॉलिटिकल व्यूज में। तो मैंने तो आंसर मेरा था कि ये है कि वो थोड़ा सा ज्यादा ही लेफ्टिस्ट बोल रहे हैं, या फिर नेगेटिव हो गया है करंट गवर्नमेंट के उस पे। लेकिन फिर उन्होंने पूछा तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा कौन सा पार्टी फेवर करते हो। तो ऐसे इस इशू पे मैंने बोल दिया हाँ सर, कि मैं ऐसा कोई पार्टी को तो फॉलो नहीं करता। आई आई मीन बिलीव इन इशू बेस्ड पॉलिटिक्स, करेक्ट। कि जो करेक्ट है, जो राइट है जो राइट है, जो रॉन्ग है जो रॉन्ग है। फिर उन्होंने पूछा राइट और रॉन्ग बताओ इस करंट गवर्नमेंट का। तो फिर उस पे ये तो तो हमने क्लासेस अलग में अलग बहुत चीजें बार थी। डिस्कस करा है, बहुत यस बार। सर, यस सर। काफी ये डिस्कस इश्यू करा बेस्ड पॉलिटिक्स तो वर्ड ही आपका है सर, है। आप ही से मैंने उठा लिया था। करेक्ट, करेक्ट। वो ना हमने बोला था क्या कहते हैं, रैशनलिस्टिक अप्रोच, यू नीड टू बी अ यस सर। रैशनलिस्टिक नेशनलिस्टिक। एनीवेज, तो हम्म। आयो ऐसे तुमसे पहले मैंने अभी रिसेंटली ऋषिका का भी इंटरव्यू लिया था, तुमने देखा होगा, आया था।
तो ऋषिका ने भी मुझे Yes, यही sir. बोला सर कि जैसे एग्जैक्टली जो तुम्हारा आंसर था कि सर जब मैंने अपने आप को खगोल लिया, इंट्रोस्पेक्ट कर लिया और अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, तो इंटरव्यू में बड़ा मजा आया, इतना प्रेशर क्रिएट नहीं हुआ। तुम्हारा भी सेम आंसर है एंड शी वाज आल्सो टेलिंग द सेम थिंग कि सर जब नेगेटिविटी एम्ब्रेस हो जाती है और आपको पता है आपको झूठ नहीं बोलना, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट द कैलकुलेटिव ट्रूथ व्हिच यू विल टेल देयर व्हिच दे आस्क, उसकी बात कर रहा हूं मैं। व्हेन यू आर ऑन दिस पार्ट कि मुझे ये बोलना है, ये बोलना है, तो आई थिंक इंटरव्यू थोड़ा इजी हो जाता है, ईज आउट हो जाते हैं। यस सर, डेफिनेटली। हाँ, मेरा तो पिछला इंटरव्यू में था कि पूरा ऐसे ही बैठे हुए हैं स्ट्रिक्ट, कि कुछ किया नहीं है, सिर्फ नेवी के बारे में पढ़ा। और आपके सबकॉन्शियस में आपको पता रहता है जब आपने मेहनत किया है तो वो एकदम जो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके बाद आता है कि आपने जो पूरा इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद, मेहनत करने के बाद, तो वो अलग लेवल का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ट्रू सेल्फ कॉन्फिडेंस करके आप आराम से बैठते हो कि बोलो सर आप बताओ क्या पूछना है आपको, मैं जवाब देता हूँ, ऐसे करके आप बैठे रहते हो करेक्ट करेक्ट। आयोग के और सामने। उसमें वो तुम्हारा डर भी निकल जाता है कि हाँ भैया तेरे को जो पूछना है पूछ, क्योंकि अब मैं जो हूँ मैं अपने आप को अच्छी तरह जानता हूँ। यू आर वेरी श्योर इन योर यस आंसर। जैसे कि वो आयोग कभी धमकाने की मतलब इस तरह करता है ना, आर यू श्योर, आर यू श्योर, आर यू श्योर, इस सवाल का जवाब मुझे लगता है इंट्रोस्पेक्शन करने से काफी अच्छा मिल जाता है। यस सर। ठीक है, तो तुमने आयोग काफी डिटेल में हमें बताया। साइकोलॉजी कितना, साइकोलॉजी के अंदर पहले तो ये बताओ कि तुमने ये जो टेस्ट थे, टैट का टेस्ट, एसडीटी का, एसआरटी, वैट, कितना कितना अटेम्प्ट करा? सर टैट मैंने फुल किया, वैट भी मैंने फुल किया था 60, एंड मेरा एचडीटी सॉरी एसआरटी एसआरटी में, एसआरटी में आई वाज वेरी, वो था कि डिलीजेंटली मैं पढ़ रहा था कि कुछ मिस ना हो जाए, तो मैंने सिर्फ 38 किया क्योंकि मैं पूरा सारे सिचुएशन को करना चाहता था। 38 मैंने कम किया था उसमें, 38। एंड एसडी मैंने फुल किया था, लास्ट वाला मेरा हाफ में रह गया था, व्हाट आई एस्पायर टू बिकम वाले में आई हाफ रह थिंक अभी रिसेंट डेज में यू आर द सेकंड और थर्ड कैंडिडेट जिसका एसआरटी आधे हुए हैं। ठीक है, ऋषिका के 31 हुए थे, स्नेहा was gone to the academy now, 35 हो रखे थे। What I'm continuously seeing you in you guys who are getting recommended specifically with my students, तुम लोग एसआरटी क्वालिटी पे बहुत फोकस कर रहे हो कि जो लिखेंगे सॉलिड लिखेंगे, ये नहीं आई गेट कन्विंस्ड, ही गॉट कन्विंस्ड एंड एसआरटी फिनिश्ड। ऐसे मिले थे तुम्हें जो ये बोलते हैं कि यार भाई तू इतना लंबा मत लिखा कर, छोटा लिख दिया कर? ऐसा कोई मिला जो तुम्हें ये ज्ञान गया। देने की कोशिश करी? ज्ञान ज्ञान तो नहीं दे रहे थे, बट लिखे कई लोग थे, तो मैं जब उनका सुन रहा था तभी मेरे को थोड़ा सा बोला। ये सिर्फ इसका प्रॉब्लम नहीं है सर, एसआरटी का प्रॉब्लम नहीं है, टैट में भी लोगों का यही प्रॉब्लम है कि स्टोरी में भी बस वो यही लिखते हैं कि ही गॉट कन्विंस, ही ये डील कर लिया है क्राइसिस से और जीते, लेकिन कैसे किया वो बताते नहीं है। चाहे वो एसआरटी हो या टैट, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने कैसे किया, लॉजिक उसके पीछे होना चाहिए। अथर, एसआरटी में डिटेल, जैसे कि मान लिया जाए तुम मतलब फॉर एग्जांपल तुम अपनी मनपसंद की लड़की से शादी करना चाहते हो, या तुम्हारा किसी दोस्त से झगड़ा हो गया, जो अलग अलग एसआरटी होते हैं ये, इसके अंदर वो एक्सप्लेनेशन पार्ट इंपॉर्टेंट है कि बस ये लिख दो कि पापा को कन्विंस कर लिया, पापा मान गए, कि पापा को कन्विंस कैसे करा उसके लिए 1 से 2 लाइन लिखनी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? सर इम्पोर्टेंट है, मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एसआरटी तो आप एक बंदे ने 57 किए थे 60 में से, तो उसमें क्या था, उसने सिर्फ ये लिखा कि आई विल हेल्प हिम, सेव हिम, और फिर वापस अपने वर्क पे आई विल गो। ऐसे करने से फिर कुछ पता नहीं चल रहा आपकी पर्सनैलिटी पे। आपने अपने फादर को, जैसे आपने बोला कि इस लड़की को लाइक करते हैं, तो अपने फादर को आप कैसे कन्विंस करेंगे या कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे कि वो भी उसको पसंद करे, तो ये सब चीजें आपको मेंशन थोड़ा बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं, बट थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा चीजें, कि आप कैसे कर रहे हैं चीजों को, आपका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, आपका अप्रोच क्या है किसी भी चीज को हैंडल करने का। अगर कोई ऐसा एसआरटी जो तुम्हें याद हो, जो तुम्हें काफी पसंद आया कि दैट दिस इज अ वेरी गुड एसआरटी? एसआरटी सर, वैसे तो मुझे ऐसा कुछ ऐसा था नहीं कि जो बहुत ही डिफिकल्ट हो, सारे ही वही, मतलब अब एक क्या हो गया है एसआरटी पूरे। हमें दो जो तुम्हें याद हो, एंड आई विल आस्क, जो हाँ, कमेंट सेक्शन में बच्चे आंसर करेंगे, तुम आंसर मत करना, ठीक है? जो तुम्हें याद, या तो बहुत। तुम कोई ऐसा एसआरटी जो तुमने प्रैक्टिस में करा हो हाँ, या जो टेस्ट में था वहां। बहुत इजी सा था एक से, लेकिन मेरे को, मैंने अच्छा जवाब दिया था करके मुझे याद है कि एक था कि इफ यू आर गोइंग टू दिस इधर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एंड आप रेलवे मतलब ट्रेन का जर्नी है, तो आपका वॉलेट खाता कोई ले लिया है, सो आप, लेकिन टिकट आपके पास है,
आप फिर कैसे अपने क्या करेंगे कि आपने कोई चोरी कर लिया आपका वॉलेट, आपको पता नहीं किसने किया है, तो आप क्या करेंगे आगे? ठीक है, तो ये अथर्व का है कि ये ट्रेन जर्नी में कहीं जा रहा था और इसका वॉलेट चोरी हो गया है, सिर्फ ट्रेन की टिकट रह गई है इसके पास। तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये काफी काफी बार ये सिमिलर एसआरटी ऐसे भी पूछा जाता है दैट यू आर गोइंग थ्रू टू योर एसएसबी और आपका लगेज चोरी हो गया है, आपके डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए, तो आप क्या करेंगे? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। जो तुम्हारी टैट की स्टोरीज थी, टैट की पिक्चर्स, क्या मेजर थीम था? सारी 11 पिक्चर्स का थीम अलग था कि कुछ मिलता जुलता था काफी सारी होगा? सर मेरा तो सारे ही अलग अलग थे, और मैंने तो पहले ही आपको बोला था कि इसमें मैंने जो मेन एसेंस मेरा था कि मैं पहले क्या सोचता था कि हमको बेस्ट स्टोरी लिखना है, तो इस बार मैंने चेंज किया कि अपना अप्रोच कि मुझे बेस्ट नहीं लिखना है, मुझे सिर्फ अपना लाइफ एक्सपीरियंस से, अपना क्रिएटिविटी से अलग अलग चीजें उससे लिखते रहना है, मतलब जो मैं फील करता हूँ अपने आप को उसमें पिक्चर में पुट करके कि मैं क्या करूंगा, मैं उस पिक्चर में क्या कर रहा हूँ। तो ये मेरे को बहुत हेल्प किया वैसे ये वाला अप्रोच, कि इंस्टेड ऑफ कि ऑफिसर का लिख लिख के कि एकदम बेस्ट लिखना है। और ऑफिसर का क्या होता है अप्रोच, सब लोग मार्कोस की स्टोरी बना रहे हैं, नेवी में गए थे हम लोग, तो सब लोग सीडीएस की स्टोरियां बना रहे हैं कि सीडीएस क्लियर नहीं हो रहा। तो एक सर मेरे हमारे ही ग्रुप में थे, वो तो रिपीटर बहुत पुराने थे, तो उनका 14 टाइम रिपीटर थे। तो उनका क्या था, उन्होंने सिर्फ, उनका बहुत अच्छे वो थे, उनका पर्सनल मतलब इन द सेंस जीटीओ और आईओ बहुत अच्छे गए, बट उनका साइकोलॉजी में यही प्रॉब्लम था कि वो सब में यही लिख रहे थे, मार्कोस है, एक में लिख दिया सीडीएस नहीं कर पाया 4 बार, फिर उसने मेहनत किया फिर कर दिया। तो ऐसे करने से कुछ आपका इमेजिनेशन क्रिएटिविटी कुछ भी सामने नहीं आ रहा, पर्सनैलिटी कुछ भी सामने नहीं आ रहा। तो मेरा क्या था, मैंने जो मैं बोला, मैं 12th के बाद से मैंने वर्क किया, मैंने बहुत सारे, और इसके लिए मैंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मैंने अपने लाइफ में, मतलब कंफर्ट जोन के बाहर जाके अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्टैंड अप कॉमेडी भी एक बार किया था एक रेस्टोरेंट में जाके, कि मेरे को पब्लिक स्पीकिंग का थोड़ा सा वैसा था कि थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा सा मैं और कॉन्फिडेंट हो जाऊँ, तो मैं एक रेस्टोरेंट में जाके स्टैंड अप कॉमेडी किया था। अब यही सेम चीज हमारे टैट में आ गया था एक स्टोरी में, कि बंदा लेटा हुआ है और कुछ सोच रहा है कुछ कहीं जाने का, तो उसमें मैंने यही लिख दिया कि हाँ उसने ये स्टैंड अप कॉमेडी का सोचा था, ये और ये मेरे पीआईक्यू में भी मेंशन था। तो ये चीजें कनेक्ट भी करती हैं एक तरीके से आपके रियल लाइफ से, और एक डिफरेंट अलग अलग चीजों का इमेजिनेशन भी, आपका एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ स्टोरीज रहता है, सिर्फ एक कंसर्न सीरियस उस पे नहीं रहता। ठीक है, तो हमने, अब तुमने इस इमेजिनेशन की बात करी। अब जैसे जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और जब तुम पिछले बैच में थे तुमने भी देखा होगा, काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ स्टार्टिंग में क्या होता है कि वो ऑब्जर्वेशन तो कर रहे हैं बट उनको स्टोरी आइडियाज नहीं आते हैं, विच इज अ वेरी कॉमन थिंग। तो इन स्टूडेंट्स को तुम क्या बोलोगे कि जब स्टार्टिंग के पास इनके पास ये ऑब्जर्व तो करते हैं पर इनके पास मल्टीपल या 2 या 3 4 आइडियाज नहीं आ रहे होते? इज दिस अ कॉमन प्रॉब्लम एन एस्पिरेंट गोज थ्रू कि धीरे धीरे आने लगेंगे, कि इनको तुम क्या गाइड करना चाहोगे? सर पर्सनली मेरे को टैट में कभी प्रॉब्लम इतना हुआ नहीं, पैट मेरा थोड़ा सा वो सेक्शन था जिसमें मुझे वर्क करना पड़ा, लेकिन टैट मेरे को इमेजिनेशन आ ही जाता है। लेकिन कई लोगों के साथ होता है कि उनको उस समय एक तो प्रेशर इतना होता है कि एसएसबी का साइक का प्रेशर अलग ही रहता है, एक घंटी बजती रहती है पूरा शांति, तो वो अलग लेवल पे होता है कि सबको आता नहीं है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि वो लोग जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक स्टोरी एक पिक्चर के लिए अलग अलग स्टोरी निकालो और टाइम थोड़ा सा बढ़ा दो अपने लिए, उस समय लिखने के बाद बस इमेजिन करो कि क्या स्टोरी अलग अलग हो सकती। तो वैसा इमेजिनेशन आप धीमे धीमे बढ़ाओगे तो उस टाइम पे आपको आ ही जाएगा। ठीक है, जैसे कि तुमने कहा कि धीरे धीरे आ जाएगा, तो अ पर्सन जैसे कि, जैसे अभी कोविड के टाइम तो हम सारे घर पर ही बैठे हुए हैं, आप बाहर निकलते हो तो काफी चीजें ऑब्जर्व करते हो। कैन रीडिंग, अगर आप रीडिंग करते हो नॉवेल्स को, बुक्स को, कैन रीडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, नॉर्मल नॉवेल्स, नॉर्मल बुक्स, ये आपकी टैट में, वैट में या फिर अलग अलग स्टोरी मेकिंग में हेल्प करेगा थॉट प्रोसेस को ब्रॉडन के लिए? यस सर, डेफिनेटली सर। इसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम रीड करते हैं तो रीड में हमारा क्या होता है, हम तो खुद ही मेंटल पिक्चर बनाते हैं उसके अंदर क्या मूवी चल रहा है, जैसे कुछ भी आप रीड करोगे तो उसमें करेक्ट, इमेजिनेशन और ज्यादा बढ़ता है। करेक्ट। इंस्टेड ऑफ अगर आप सिर्फ वॉच कर रहे हो तो आपको उतना वो नहीं रहेगा, माइंड में रहेगा नहीं। आप जब रीड कर रहे हैं तो आपको इमेजिनेशन रहता है कि आपने वो बनाया, इमेजिन किया कि कैसी होगी चीजें, तो वो चीज आपको बहुत हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक टैट की स्टोरी में मैंने अभी मेरे को वो देख के एक बच्चा बुक पकड़ा था, तो मेरे को आया नॉवेल्स का ही याद आया कि नॉवेल्स लिख दिया। तो उसमें ज्यादा आपको कुछ अलग लिखने का जरूरत नहीं है, आपके रियल लाइफ में
हैरी पॉटर और ट्वाइलाइट ये सब चीजों का नॉवल था, कैसेट्स थे, वो सब उसने गिफ्ट किया अपने फ्रेंड को, ऐसा था। तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं, नॉर्मल चीजें ही आपको लिखनी है जो डे टू डे लाइफ में रहे। तो उतना बस वही चीज है, आपको ज्यादा उसके बारे में अलग से जाने की जरूरत नहीं है कि सुपर ह्यूमन ही कुछ लिख दिया। अब जैसे तुमने ये फोटोज की बात करी, यहाँ पे स्केच, फोटो स्केचेस की टाइप में हमारी न्यूट्रल पिक्चर्स होती हैं, पॉजिटिव पिक्चर्स होती हैं और नेगेटिव पिक्चर्स। बहुत लोगों की टेंडेंसी बन गई, जैसे तुमने फोटो बात करी जहाँ पर हैप्पीनेस दिखाई जा रही होती है, वो जबरदस्ती वहां पर नेगेटिव कुछ इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर पॉजिटिव बनाते हैं। क्या ये एक सही अप्रोच है? नहीं सर, ये तो सही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लोग कुछ ज्यादा सीरियस हो जाते हैं कि इन द हाँ, सेंस क्राइसिस मैनेजर जो आप बोलते हो, बहुत हाँ, ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो बोलते हैं असली अच्छी पिक्चर होगी हाँ, तो भी उस पर क्राइसिस डाल के हाँ, उसको मैनेज जबरदस्ती कर देंगे। वही वही। तो ये प्रॉब्लम है। अगर आपको नॉर्मल हंसती खेलती पिक्चर है तो हाँ, उनको नहीं चाहिए कि हर उसमें, जैसे सब लोग का एक परसेप्शन बन गया है कि उनको आर्मी में जाना है तो उनको चाहिए कोई ऐसे हाँ, मर्डर टाइप चाहिए कि हाँ, वो कोल्ड बस ब्लडेड जल्दी से मर्डरर ऑपरेशन, हु हाँ डजंट हैव ऑपरेशन इमोशंस। सारे तो सारे ऑपरेशन कर दे, उनको हाँ, ऐसा लगता है। तो ऐसे नॉर्मल पिक्चर है उसमें भी डाल देंगे कि वो आईबी का ऑफिसर था, उसने ऐसे ही झूठ मूठ का बना हुआ था, दोस्त बनाया था, फिर उसने बाद में पकड़ लिया। ऐसे नॉर्मल स्टोरी उसमें जरूरत है नहीं। आपको अगर नॉर्मल लाइफ का आप बनाते, नेगेटिव में श्योर देर इज अ प्लान एंड बहुत इजी रहता है, क्राइसिस रहता है, आपको नेगेटिव मैनेज में तो करना है। क्राइसिस दिख रहा है ना सामने। हाँ, तो हाँ, उसको अवॉइड भी नहीं करना है, हाँ, बट उसको आप नॉर्मल हैंडल कर लो। लेकिन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही, उसको पॉजिटिव अप्रोच ही रखना है और उस पर ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और तीनों साइड्स में पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल पिक्चर्स, इन तीनों में सबसे डिफिकल्ट तुम्हें पर्सनली कौन सी लगती है और क्यों? हाँ, मुझे वैसे तो ऐसा कुछ वो है नहीं, लेकिन न्यूट्रल पे आपको ज्यादा सोचना पड़ता है। न्यूट्रल में राइट। आपको एक थीम भी बनाना पड़ता है, हम्म, और एक उसमें अगर पॉजिटिव एंडिंग देना है तो पॉजिटिव एंडिंग भी देना पड़ता है। लेकिन पॉजिटिव में पॉजिटिव ही पूरा रहता है सीन, और नेगेटिव में एक प्लान ऑफ एक्शन रहता है। बस नेगेटिव वाले में तो सिर्फ आपको लॉजिक रहता है कि आप कैसे उसको मैनेज करेंगे, उसमें आपको इमेजिनेशन ज्यादा रहता नहीं है। आप बस उसको उसमें लगा सकते हैं कि आपने कैसे हैंडल किया उस चीज को, उसमें इमेजिनेशन लगा सकते हैं। लेकिन न्यूट्रल वाले में आपको थीम भी एक इमेजिन करके रखना पड़ता है कि क्या ही हो रहा है पिक्चर में। ठीक है। तो तुमने यहाँ पे ये स्टोरी का आपने एनालाइज कर रहा है कि हाउ यू नो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टोरीज आर इम्पोर्टेंट, नेगेटिव, पॉजिटिव। अब इसके अंदर जब हम स्टोरी लिख रहे होते हैं, उसकी डिटेलिंग करना क्या इंपॉर्टेंट है कि जैसे घटना कहाँ पर हो रही है, अगर ब्रिज बन रहा है तो कौन सी जगह पे बन रहा है, कितने किलोमीटर का बन रहा है, कौन से अफसर से बात करी जा रही है, डीएम से बात करी जा रही है, आईएएस ऑफिसर से, कौन सी टेक्नोलॉजी। अगर हम डिटेल में अच्छी तरह अच्छे वर्ड्स और अच्छी तरह डिटेल में स्टोरी लिखते हैं, क्यों इट इज गुड कि हम एक रफ वर्जन लिख दे वो भी चल जाएगा। नहीं सर, डिटेल्ड अप्रोच होनी चाहिए किसी भी चीज के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप, एक तो मैं जैसे बोलता हूँ कि आपको कोई भी स्टोरी लिखना है, आप आपको अपने अंदर उस पिक्चर के अंदर डाल दो कि आप हम्म, एक कैरेक्टर हो ही, आप क्या कर रहे हो। तो हम्म, उसमें आप अगर डालोगे तो आपको एक अप्रोच रहेगा, एकदम वो सटीक अप्रोच, जिसमें आप पूरा एक्सप्लेन करके डालोगे चीजें कि हम्म, कहाँ हो रहा। और अगर मेन पर्पस क्या है टैग का, उसको आपकी पर्सनैलिटी निकालनी है स्टोरीज के बेसिस पे। तो अगर आप ये अपने उस पर लिखोगे कि बहुत डिटेलिंग के साथ, तो उसको भी लगेगा हाँ ये बंदे ने खुद से अपने पर्सनल उससे दिया है, कि उसका कुछ तो कनेक्शन होगा इसमें से, उसमें कुछ निकल सकता है चीजें। और ये डिटेलिंग आपका वो भी बताएगा कि आपका लॉजिक एंड, जैसे फैक्टर वन बोलते हैं हम्म, कि लॉजिक एंड रीजनिंग कितना अच्छा है, कि आप सिर्फ एम्बुलेंस बुलाना और हेल्प कर दिया ऐसे तो फिर होगा नहीं। आपको बताना है कि आपने वुंड को कैसे वो किया, हम्म, ट्रीट किया, उस पर पानी डाला या फिर वो किया, कहाँ पे आपने पट्टी बांधा, पट्टी कहाँ से लाए, और एम्बुलेंस को फिर कहाँ से बुलाया। बस, या फिर एक रहता है सब लोग का, तो एक सिंपल वो है कि कॉल किया, एम्बुलेंस बुलाई, उसको सेफली पहुंचा दिया और फिर आ गए। वो आप सबका फिर सेम भी हो जाएगा। आप में एक स्पेशलिटी भी तो होनी चाहिए, आपको अलग दिखना है तो आपको एक अलग, आप जितना आप उसको एक्सप्लेन करेंगे उतना आप में एक अलग, आप एक वो कट अबव जैसे बोलते हैं कि आप कट ऊपर अबव द आते रेस्ट। रहेंगे बाकी। हाँ हाँ, रेस्ट लोगों से आप ऊपर आते रहेंगे और आप में एक डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है। तो अतर ने साइकोलॉजी में टैट के ऊपर फोकस करके हमें काफी बताया, एसडीडी में बताया। अतर, तुम इससे पहले स्क्रीन आउट हुए, व्हाई डू यू थिंक यू गॉट स्क्रीनड आउट एंड व्हाट डिफरेंट डिड यू डू दिस टाइम टू गेट स्क्रीनड इन? सर फर्स्ट टू का तो मैं बात वैसे करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस फायदा वक्त तो नहीं मैं है। आपको हाँ, बता रहा हूँ कि मैं, हाँ, हाँ, अप्रोच ही नहीं था, कुछ और ही चल रहा था उसमें हाँ, तो, जस्ट नंबर वाली चीजें चल रही थी। हाँ, तो लेकिन जो ये वाला एफकैट वाला था, उसमें मैं प्रिपेयर्ड था। इन द सेंस मैंने वर्क किया हुआ था अपनी पर्सनालिटी पे, मैं आपका कोर्स देख के गया था, मैं दूसरा सर का भी, राजेश पांडे सर है, उनके भी उसमें था।
तो ऐसा नहीं था कि मेरे को कुछ आइडिया नहीं था, बट आपको उस समय रहता है कि अब मेरे को क्या था कि मैं कॉन्फ्रेंस लास्ट टाइम आउट हुआ था, तो मुझे था कि मैं कॉन्फ्रेंस पे बहुत ज्यादा फोकस हो गया था, और आप स्क्रीनिंग को छोड़ ही देते हैं। कई लोगों में ये रहता है कि स्क्रीनिंग पे फोकस नहीं, लेकिन स्क्रीनिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है बहुत जितना इंपॉर्टेंट है। आपका, अगर हाँ अगर होगे नहीं तो फिर फायदा ही नहीं है, कितना भी आपने प्रैक्टिस किया हो, अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया हो, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आपको अगर फर्स्ट अपना मिनी एसएसबी बोलते हैं स्क्रीनिंग, वो तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सारे तीनों एक साथ बैठे हैं वो करना। तो मेरा फोकस, पहली बात मैंने ओआर उतना प्रैक्टिस नहीं किया, वैसे ओआर का उतना हो जाता है, ऐसा इजी रहता है, लेकिन आप जितना अच्छा कर सकते हो उसको इम्प्रूव भी करते रहना, कि आपको जैसे ओआर 1 पे आने का ट्राई करना। अगर आप कैसे भी जाएंगे, कोई भी क्लियर कर लेता है, ओआर इतना हार्ड वैसे है नहीं, कि जो भी अगर सीडीएस सीडीएस के लिए पढ़ा हुआ है, एफकैट के लिए पढ़ा हुआ है, ओआर बहुत इजी लगेगा। लेकिन आप उसको अगर एक और बार प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा सा और फिनेस जिसको बोलते हैं, कि अपने और काम में आपके और वो सुधार आ जाएगा, आप ओआर 1 रहेंगे तो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बाकी चीजों में भी। एंड सेकेंडली स्क्रीनिंग में मेरा एफकैट में पर्टिकुलरली अगर मैं बताऊं क्या गलती हुआ था सर, कि अब जैसे आप बैठे हैं, आपने लिख दिया स्टोरी, अब सब लोग का स्टोरी चल रहा था, उसी वक्त मुझे पता चल गया कि मेरा स्टोरी मतलब थोड़ा सा बेस्ट है ऐसे उस ग्रुप में, क्योंकि सब लोगों ने अजीब अजीब स्टोरी बनाया था उधर। लेकिन अगर आप ग्रुप को आपका, लेकिन उधर क्या बोलते हैं, जैसे एसएसआर भी बोलते हैं कि योर एम इज नॉट टू गेट ऑन अ बेस्ट स्टोरी, योर एम इज टू गेट ऑन अ कॉमन स्टोरी। कॉमन तो आप स्टोरी। अपनी स्टोरी, हाँ अपनी स्टोरी निकाल के साइड पे रख दो, और आप ग्रुप को एक उस पे लाने की कोशिश करो। तो मेरा क्या था एफकैट के लास्ट वाले में, कि मैं बोल रहा था कि मेरी स्टोरी ठीक ठाक थी, उसमें ज्यादा मैचिंग हो रहा था, तो मैं अपना उसमें ही ला रहा था कि ये वाला पॉइंट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ये सब चीजें। एंड सेकेंडली एक गलती तो लगता मैं बोलूंगा कि हम लोग का कुछ डिस्कशन हुआ नहीं, और लेकिन सर ने बोल दिया ओके टाइम्स अप जेंटलमैन, पिक समवन टू नरेट द कॉमन स्टोरी। तो अब मेरे को ही पिक कर दिया ग्रुप वालों ने, और कुछ डिस्कशन हुआ नहीं था, सिर्फ हम लोग नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ही डिसाइड किए थे। तो अब मैं फिर जब खड़ा हुआ था, मैं सोचा क्या बोलूं, अब मैं कुछ डिस्कशन ही नहीं हुआ मेन थीम पे, तो फिर मैंने अपना स्टोरी वापस रिपीट कर दिया। तो अपना स्टोरी, ये तो सबसे बड़ी गलती है कि आप अगर ग्रुप डिस्कशन में बैठे हो, आप खड़े होकर फिर अपना ही स्टोरी रिपीट। तो उसके बाद तो जैसे ही मैं निकला, मैंने बोला "हाँ, चलो भाई कहाँ है बैग, पकड़ लो, विंडो सीट चाहिए बस के पास"। ठीक है, ये तो सुसाइड है, ये तो बहुत बड़ा। हाँ, दिस इज अ सुसाइड। ठीक है, और इस बार क्या करा तुमने फिर? तो इस बार मेरा अप्रोच स्क्रीनिंग में तो बहुत क्लियर था कि अपने को मारो गोली, आपका मेन फोकस है ग्रुप। तो चाहे मेरा जीटीओ का भी यही है कि आप कैसे परफॉर्म करते हो, वो मतलब आप क्या करते हो ग्रुप में वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रुप आपकी वजह से क्या करता है तो वो इंपॉर्टेंट है, आपका कंट्रीब्यूशन ग्रुप को आगे ले जाने में कितना है। तो मैं पहले ही, जैसे मेरा स्टोरी इस बार भी अच्छा ही था, मतलब मेरा स्टोरी में कभी प्रॉब्लम, मुझे कभी ऐसा लगता नहीं कि वो मेजर प्रॉब्लम हो। तो लेकिन मैं अपना नरेशन अच्छे से दिया, ओआर पे मेरा फोकस था बहुत ज्यादा, मैं एक हफ्ते पहले से ही सारा प्रैक्टिस करते रहा था, एक एक दो दो ओआर रोज करना, तो वो भी अच्छा गया। और जब ग्रुप डिस्कशन हुआ, तो जिसका जैसे अभी जितने लोग, ज्यादा लोग एग्री कर रहे थे एक दूसरे थीम पे, तो मैंने अपना छोड़ दिया, मैंने बोला हाँ व्हेन एवरीवन इज एग्रीइंग इन दिस थिंग, इस थीम को ही पकड़ते हैं। और मैंने इंस्टेड ऑफ अपना आइडिया इस वाले अपने थीम पे लाने की जगह, जो उनका थीम था उसी में मैंने अपना आइडिया पोर्टेन किया। पार्टिसिपेशन तो आपको रखना ही पड़ेगा, और आपको और एक्स्ट्रा क्या ऐड कर रहे हो, तो दूसरे की स्टोरी ले लो, मतलब अब उन्होंने एग्री कर लिया तो वही स्टोरी में हम लोगों ने थीम ले लिया, बट आपको अपनी तरफ से कुछ उसको अच्छा इंप्रूव करना है, बस यही। करेक्ट करेक्ट, इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स। अब जैसे तुमने इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स की बात करी है, जनरली जो पीपीडीटी वाला जीडी होता है, इसमें जो फिश मार्केट बनता है वो जीटीओ वाले जीडी से ज्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर सब घुसना चाह रहे हैं। तो इस वाले ग्रुप डिस्कशन में जहाँ भयंकर फिश मार्केट चल रहा है, मास्क पहनाया हुआ है, शील्ड पहनाई हुई है, ठीक है, तो इसके अंदर इस फिश मार्केट में अपना व्यू कैसे रखें? कॉमन क्वेश्चन है एस्पिरेंट्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हाँ, जैसे फिश मार्केट तो बहुत बड़ा मिथ है कि आपको बहुत ही ज्यादा बोलना है, जितना बोलना जरूरी है उतना ही सुनना भी जरूरी है। करेक्ट तो करेक्ट। दोनों, आपको ऐसा नहीं है कि आप बस बोलते रहो। तो फर्स्ट, ये जैसे आपने 2 पॉइंट बोला, स्टार्टिंग का 1 पॉइंट बोला, फिर आप चुप हो जाओ, सुनो सबकी बात, और फिर सेकंड पॉइंट बोलो, और फिर थर्ड पॉइंट लास्ट में बोलो। और सेकेंडली आप जो बोलो कि सुनना कैसे है, सुनते अगर आपने दूसरों के पॉइंट इंक्लूड किए हुए हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि आप जैसे बोल रहे हो चेस नंबर 15 का पॉइंट अच्छा है, चेस नंबर 16 का इन पॉइंट पे हम लोग ये ऐड कर सकते हैं, तो वो लोग भी आपके सपोर्ट में आ जाते हैं, सुनने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है उनका नाम ले लिया, तो उनके, आपको सारे ग्रुप को जितना साथ लेके चलोगे
उतना वो आपकी बातें थोड़ी सुनेंगे। एंड डिप्लोमेसी भी खेलनी सेकेंडली, पड़ती है। हाँ, एंड सेकेंडली लॉजिकल पॉइंट्स। अगर आप पहले ही बकवास कुछ गंदा बोल दिए तो फिर उस कोई सुनेगा नहीं। आप अगर एक लॉजिकल पॉइंट से बोलोगे कि इसके पीछे ये रीजन है और ये करने से ज्यादा अच्छा हमको रिजल्ट मिलेगा, तो सब सुनते हैं। मेरे ख्याल से लॉजिक आउटप्लेस आपका फिश मार्केट। अथर्व, अगर जीडी में कोई तुम्हें जबरदस्ती स्नब कराने की कोशिश कर रहा है, जैसे तुम यहाँ पर, तुम चेस्ट नंबर 26 हो, मैं 25, मैं बोल रहा हूँ चेस्ट नंबर 26 लेट मी स्पीक, चेस्ट नंबर 26 लेट मी स्पीक, बार बार बोले जा रहे हैं, इस सिचुएशन में क्या करें? बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये होती है बच्चों को, खासकर कोई बच्चे के पास अच्छे पॉइंट्स है बट उससे बार बार दबाने की कोशिश कर जा रहा है, तो उसको दब जाना चाहिए कि, और अगले वाले को बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए इसमें? सर मैं अपना पर्सनल अप्रोच बताऊं तो अगर कोई पीछे पड़ा हुआ है, पहले तो एक दो बार बोल दो, मतलब वैसे इन द सेंस कि हाँ जेंटलमैन, आई विल लिसन टू यू, पहले ये हो जाए, या फिर अपना लॉजिक एक बार समझा दो। लेकिन अगर वो कुछ लोग होते हैं जो नहीं, मतलब नहीं सुनते, उनको अलग ही दिशा में जाना, तो आप अकेले ही नहीं बैठे, मतलब आप दोनों ही अकेले डिबेट में नहीं हो, आप ग्रुप डिस्कशन में हो, तो आप उसको छोड़ के ग्रुप को एड्रेस करो। और क्योंकि आप उसको इम्प्रेस करने या उसको सुनाने नहीं आए हो अपना पॉइंट, आप आए हो जो 3 लोग बैठे हैं आगे, तो उनको सुनाना है, उनको ही, और वो सुनते भी हैं। तो आप कुछ भी बस एक बार उनको एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद आप दूसरे ग्रुप, इतने सारे मेंबर्स हैं, आप किसी और को पकड़ के सुनाने लग जाओ। आपका पॉइंट अगर अच्छा है तो बस बोल दो और फिर बैठ के उनका पॉइंट सुनते रहो। यही एक अप्रोच है, और तो आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो पहले ही बोलते हैं कि इस ग्रुप डिस्कशन में यू आर नॉट द लीडर और कमांडर। आपको बनना नहीं है कि चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, तुम बोलो, ऐसा करके आप आपको अप्रोच नहीं मॉडरेटर रखनी नहीं हो आपको। ग्रुप डिस्कशन के, हाँ, यू आर नॉट द आपको बस मॉडरेटर। अपना, हाँ, आपको बस अपना काम करना है। ठीक है, तो मूविंग ऑन तुम्हारे टुवर्ड्स द जीटीओ साइड, जीटीओ के अंदर तुम्हारे ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स क्या थे, जितना भी तुम्हें याद है? ओके, तो ग्रुप डिस्कशन के फर्स्ट वाला था व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम इन इंडियन पॉलिटिक्स, यार ये तो अनकंसर्न्ड तू आयो एंड पे ही बोल कर आया था। हाँ, अनकंसर्न्ड पॉलिटिशियन, अनएजुकेटेड वोटर्स, और एक और लीड था वो मैं भूल रहा हूँ, लेकिन ये दो था। तो हम लोगों ने इस पे बहुत अच्छा बोला था, तो इस पे तो मेरा भी तो था, मतलब पता था मुझे चीजें, तो मेरा तो सुनने में भी अगर लग जब रहे 3 सारे लोग। लीड ली जाती हैं, अगर तुम 3 लीड लेते हो और तुमने एक स्पेसिफिक लीड पकड़ ली, ठीक है, मान लीजिए तुमने एक स्पेसिफिक लीड पकड़ ली, तो उस लीड से कंटिन्यू करते रहना चाहिए कि तुम्हें थोड़ी देर बाद लगा कि नहीं तुम्हारी लीड अच्छी नहीं है, दूसरे वाली अच्छी है, उसको पकड़ लेना चाहिए? सर आप इंक्लूड जरूर कर सकते हैं कि आपको, अगर आपका बहुत ही विश्वास है कि आपका लीड अच्छा है, आप उस लीड पे बोलते रहिए। लेकिन अगर दूसरे का पॉइंट अच्छा है तो आप उसको ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते, आपको बोलना पड़ेगा हाँ दिस पॉइंट इज ऑल्सो गुड। क्योंकि एक प्रॉब्लम के, जैसे जो भी वो प्रॉब्लम देते हैं, उस एक प्रॉब्लम के उसका एक सोल्यूशन होता नहीं है कभी भी। हम्म, जैसे कोई भी बड़ी प्रॉब्लम है, नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, आप उसको एक उससे हैंडल नहीं कर सकते, हम्म, आपको एक पूरा अप्रोच रखना पड़ेगा, मल्टीपल अप्रोच, कि कैसे कैसे उसको कर सकते हैं। तो आपको सबको इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा कुछ, तीनों लीड को मेरे ख्याल से इंटरकनेक्टेड ही होते हैं। तो आप अपने लीड पे रहिए, लेकिन साथ में उसको इंक्लूड भी करते रहिए। और आपको अगर दूसरा ज्यादा अच्छा लग रहा है लास्ट में, तो बोल दूसरे पे कर सकते हो, आपका मन है, ऐसे तो कुछ ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से कि आप अपने पे रहिए और सबको इंक्लूड करते हो। ठीक है, तो आई जस्ट वांट टू क्लियर दिस, जैसे अथर्व ने बोला, his basic point is that focus on your lead, ठीक है, focus on your lead, but if you find that the other points are also important, that can be the sub points to your statement, but don't try to drift from the ones you have started, okay, because they will be noticing, and he says this is at your own risk, right Atharv? No, यस आशीष सर, अगर अगर उसने जम, बोल दिया है this is हाँ at your own risk, ठीक है, okay, and second GD का टॉपिक क्या था? so second GT topic was why the recent OTT and social media laws have been, means लेके आए हैं। First lead था for the foreign propaganda, to counter foreign propagandas. Second था to for opposition, कि opposition को downgrade करने के लिए वैसे, और third था कि fake news and mob lynching को कंट्रोल में लाने के लिए ये न्यू सोशल मीडिया लॉज एंड ओटीटी लॉज लेके आए हैं। तुमने कौन सी लीड ली थी इसमें? मैंने तो ये वाला, मतलब सब लोग एक ही उस पे बोल रहे थे कि फेक फेक फेक, तो पहले मैंने फेक वाले पे एक पॉइंट बोल दिया कि मैं सब लोग बोल रहे, लेकिन फिर मैंने फॉरेन प्रोपागेंडा वाले पे ज्यादा बोला था कि जो अभी जैसे फार्मर जेनोसाइड का था, ट्विटर पे चल गया था, एंड ट्विटर वाज नॉट, उन्होंने बोला इतने लोगों को ब्लॉक करो, फिर भी मान नहीं रहे थे, ये सब चीजें था।
फिर रियाना और ये सब तो सब पता ही होगा कि थंडरबर्ड ग्रेटा था, और ये ये सब। हरियाणा वाला। हाँ हाँ, तो वो सब काउंटर करनी, मैंने उस पर ज्यादा बोला। और ये क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था न्यूज में, तो मेरे को बहुत इजी था। वो लोग क्या था, लोगों ने पढ़ा नहीं है न्यूज, मतलब उन्होंने डेली, इनका ये नहीं था कि रोज पढ़ेंगे, रोज कुछ ऐसा नया। वो लोग फेक फेक न्यूज वाला बहुत इजी है और बहुत पुरानी चीज से चल रहा है, तो सब लोग पुराना वाला ही बोल रहे थे कि कितने लोगों का वो हो गया, कितने लोगों का मतलब किलिंग हो गया इस फेक न्यूज के चक्कर में। तो बस वही था, कुछ नया पॉइंट किसी के पास मेजर इशू नहीं था। अतर जैसे कि जब हम पढ़ाई कर रहे थे, जब हमारा एसएसबी चल रहा था, बट मैं काफी बार बोलता हूँ कि कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्टोरीज, कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ग्रुप डिस्कशन। जब तुम एसएसबी अभी गए, और तो इस जब एसएसबी में तुम साथ में बच्चों से मिलते हो, तो किस टाइप का लेवल मिल रहा है तुमको? बिल्कुल अपनी तरीके से हाईली अपडेटेड अबाउट न्यूज, जैसे कि तुम आई मस्ट हैव से यू मस्ट हैव गॉन थ्रू आईडीएस से ओआरएफ, जो हम सारी बातें करते रहते थे, या आरएस टीवी के शोज की बात करते थे। एवरीवन इज अपडेटेड लाइक दिस, जो तुम्हें जीडी में बहुत धांसू पॉइंट मिलते हैं कि इतना लेवल के बच्चे नहीं आ रहे हैं, और तुम्हें थोड़ी सी एज मिलती है, दैट यू थिंक दैट यार मुझे थोड़ा तो इससे ज्यादा पता ही है। सर जैसे अभी जैसे हमारे उसमें भी था, ये कॉन्फ्रेंस में जो लास्ट में सर लोग बोलते हैं, एड्रेस करते हैं हम्म, कि एसएसबी लेना चाह रहा है बच्चों को, हम्म, लेकिन बच्चों में ही वो है कमी। क्योंकि हम्म, जब मैं गया था मैंने भी देखा है कि देर इज ऐसा कुछ नहीं है कि एसएसबी लेना ही नहीं चाहता या वैकेंसी बहुत वो है। हम्म। उनको लेना है, उनको वैकेंसी से कोई परवाह नहीं है, उनको उससे अगर आप में है क्वालिटीज वो लेना चाह रहे हैं बच्चों को। बट बच्चों में ही कुछ मिसिंग है, जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से अपडेटेड नहीं है, उनके कुछ कंटेंट, जैसे आप बोल रहे हो कंटेंट की कमी है। अब मैं जहाँ गया था, मैंने जैसे आप लोग के साथ में पढ़ा हूँ, चाहे वो सिक्योरिटी कोर्स हो या फिर हमारा हिंदू कोर्स हो, और आरएस टीवी का भी 2-3 शोज रिकमेंड जो करते हैं सब, कि बिग पिक्चर देख लिया, इंडियन सॉरी सिक्योरिटी स्कैन देख लिया, ये सब चीजें हेल्प करती हैं। और ये लोग जो आए थे वो लोग सिर्फ व्हाट्सएप वाला न्यूज पढ़े हैं, या फिर जो गूगल पे नीचे आ जाता है रिकमेंडेशन में वैसा। जब तक आपका कंटेंट मतलब एकदम इन डेप्थ जाके आपने नहीं पढ़ा होगा, आपको कुछ पता रहेगा नहीं, आपको सिर्फ हेडिंग ही पता रहेगा कि हाँ ये हुआ था, लेकिन ये क्या हुआ था, इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, क्या चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, क्यों हो रहा है, और इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, ये सब चीजें तो आपको इन डेप्थ एडिटोरियल हो गया, इन सब ओआरएफ हो गया या आईडीएस से हो गया, इन सब चीजों में जब जाके आप पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा। ठीक है अतरवी, तुमने ये जब ये चीजें पता लग जाती है, इम्पैक्ट कैसे करती हैं एसएसबी में? हाउ डू दे इम्पैक्ट इन दी एसएसबी? एक तो सर एज मिल जाता है बहुत ही ज्यादा। पहले तो अगर आप ग्रुप डिस्कशन में एक बार आपने बोल दिया, हम्म, आपके जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हैं, हम्म, जैसे मैंने तो स्पेसिफिकली, जैसे पहले भी मैंने आप लोग का वीडियो देखा था लास्ट इंटरव्यू का, सब लोग यही बोलते हैं कि हम लोगों ने वर्ड्स लिख लिए थे जो आप बोलते हो, हम्म, कि इकोनॉमिक बार्बेरिज्म हो गया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो गया, ये हम्म, सब चीजें होगी, कैबेज स्लाइसिंग, सलामी स्लाइसिंग के स्ट्रेटेजी, ये सब, वो सब स्ट्रिंग ऑफ पर्स, ये सारी जैसे आप वर्ड्स कीवर्ड्स हैं। और और अगर आप आरएसटीवी भी देखेंगे तो उनका एक बोलने का तरीका है, करेक्ट करेक्ट। बेसिकली वो इंग्लिश में रहता है। तो हम्म, आपको एक बहुत बड़ा एज मिल जाता है, और जैसे आप मतलब मुंह खोलते हैं अपना जीडी में, सब अपना ऐसे, जो फिश मार्केट का इसमें तो कोई सीन होता नहीं, जैसे ही आपने एक कंटेंट वाला पॉइंट बोल दिया, सब आपकी बात सुनेंगे आराम से। और फिर यही रहता है कि आपके पॉइंट पे बस सब लोग ये बस यही कर सकते हैं कि फिर वो बोलेंगे आई एग्री विद चेस नंबर दिस, आई एग्री विद, बस यही एक लास्ट रिसोर्ट है उनके पास। हम्म, और सेकेंडली, हम्म, आपका ये डेली कम्युनिकेशन आप कितने अवेयर हो, बहुत हेल्प करता है आपका ग्रुप में आपका प्लेस क्या है, क्योंकि ग्रुप करेक्ट। का जो आपका प्लेस, आपको क्या समझते हैं वो लोग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मेरा आयो से पहले सारे बच्चे मेरे पास आके पूछ रहे थे, भाई ये बता दे 5, जैसे आयो पूछता है कि 5 करंट अफेयर्स बताओ, 5 इंटरनेशनल अफेयर्स बताओ, तो सब लोग हमारे ही रूम में आ गए थे, जो फ्रेशर्स भी थे और एक दो रिपीटर्स भी, कि भाई बता दे, तो मैं ही सबको बता रहा था, तो सब लोग मेरा ही लिख रहे थे। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ बता दो, लेकिन जो चीजें किसी को हेल्प कर सकती है तो डेफिनेटली आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो हम लोग उनको बता दिए कि हाँ ये, तो वो लोग के अंदर हो जाता है कि हाँ यार इस बंदे को पता है, जब ये बोल रहा है तो हम सुनेंगे। करेक्ट। अब ये जो अथर्व ने जो ये बातें करी हैं, अथर्व, ये जो तुमने बात करी है कंटेंट को जनरेट करने की, साइकोलॉजी में सही अप्रोच लाने की, ये कितने घंटे और कितने एक हफ्ते में हो सकता है, या 4-5 घंटे में, 10-12 घंटे में ये करा जा सकता है सब कुछ, कि इसमें टाइम लगेगा ज्यादा? क्योंकि शॉर्ट फार्मूला चला सर है ना, 5 दिन में बनिए, 5 दिन में लेफ्टिनेंट, 4 दिन में लेफ्टिनेंट, ये हो सकता है क्या? सर रिसेंट मैं ही एग्जांपल हूँ सर, मेरा 2018 से हो गया,
अब जाके 21 में जाके रिकमेंड हुआ है। एसएसबी एक ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि मतलब खा लिया, ऐसा टैबलेट खा लिया हो जाएगा। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपको अपने हर एस्पेक्ट पे वर्क करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तभी आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। अब ये क्या था, जैसे मैं बोल रहा था कि मेरा फर्स्ट जेन्युइन अटेम्प्ट था। आप एक अटेम्प्ट के बाद वापस दूसरे अटेम्प्ट में बिना कुछ किए चले जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप वापस वैसे ही वापस आ जाओगे घर। लेकिन अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो एक रिसेंट मेरे से आयो ने भी पूछा था कि आप कोचिंग अकेडमी क्यों नहीं जा रहे हो, आप मतलब मैंने कोचिंग कहीं लिया नहीं है, तो उन्होंने पूछा था कि तुमने कोचिंग अकेडमी क्यों नहीं लिया। मैंने वही सर को बोला कि सर आप 6 मंथ्स लगा रहे हैं, मैंने सीडीएस जैसे मेरा क्लियर हो गया है, तो मैंने 6 मंथ से मैं लगा पड़ा हूँ सीडीएस का रिटर्न क्लियर करने में, और उतना उससे ज्यादा हार्ड है ये एसएसबी। उसको अगर मैं 5 दिन दूंगा बस, तो कैसे ही क्लियर होगा। इसका तो सिलेक्शन रेट और कम है, तो आपको उससे ज्यादा टाइम देना है। आपकी एक पर्सनैलिटी है ये, ऐसा कोई नॉर्मल चीज नहीं है कि आपको रट्टा लगाना है। आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे अपनी हैबिट्स में, अपनी चीजों में, तभी आपको फर्क पड़ेगा। तो वो एक लंबा प्रोसेस है, वो 5 दिन में, तो ये 5 दिन वाला तो हम लोग कितना ही सारे जो आए थे हमारे एसएसबी में, बहुत मजाक उड़ा कि कई सारे अकेडमी है, आपको पता ही होगा कि जो 5 दिन वाला फ्रॉम दिस टू जनरल, वो वाला चीज। ठीक है, तो अभी वो वाला, चलो तो बोल। नहीं सर, वही तो उस पे सब लोग बोल रहे थे कि एक बंदा गया था तो बोल रहा था अरे यार कुछ सिखाया ही नहीं, कुछ ये ही नहीं हुआ। वही डिफरेंस था, हम लोग बहुत मस्ती कर रहे। ठीक है, तो अभी ये जो बोल रहा है कोचिंग एकेडमी वाला, दिस इज बेसिकली इज रेफरिंग टू दैट 10 days and 12 days वाला। ठीक है, हमारे साथ अथर ने, हम अथर तूने हमारे साथ कितने, मेरे साथ कितना तू रहा होगा, करीबन 6-7 महीने तो आराम से, ज्यादा ही हो गया होगा। सीडीएस के लिए तो सर मैं मार्च में स्टार्ट किया था आपके साथ। मार्च में मार्च 2020 कह रहा होगा तू, मार्च 2020 ना, मार्च 2021 नहीं कह रहा वो। ठीक है, मतलब लॉकडाउन हो गया था, मतलब मेरे लिए तो अभी ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पर्सनली मेरे लिए लॉकडाउन जो था पहले का पीरियड, वो थोड़ा सा ब्लेसिंग टाइप ही था कि मेरे को इतना टाइम मिल गया अपने ऊपर वर्क करने के लिए और पढ़ने के लिए। नेगेटिव साइड तो उसका है ही, लेकिन अब आपको हर चीज में पॉजिटिव ढूंढना है। तो आपका ये, मेरे इसमें ये पॉजिटिव था कि मेरे को इतना टाइम मिल गया, आपके साथ जुड़े रहे। एक तो सिर्फ आप ही नहीं सर, जो बच्चों के साथ भी आप जुड़ते हैं, कि सब लोग एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। जैसे हम लोग डिस्कशन करते थे, हमारा ग्रुप जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें, तो आपका आइडियाज जैसे लोगों के साथ आप रहोगे, वैसे ही आपका चीज है रिप्रोड्यूस कर पाओगे। करेक्ट। जब जैसे कि वी हैव स्टार्टेड, जब तूने देखा होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में वापस अब डिस्कशन चल रहा है, तो ये जो जनता जो भी प्रैक्टिस कर रही है, तो इसका पिछले साल पार्ट था। अब दे आर ऑन द, अब तुम रोज इतने लंबे जो वो रिसर्च करके आंसर लिखते, तो कितना दिमाग लगता है उसको ढूंढने के अंदर भी, लिखने के अंदर भी। तो यू आर गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस। अच्छा ठीक है, जैसे तूने ये रिसर्च करी और अपने कंटेंट बनाए, लेक्चरेट का टॉपिक क्या था? लेक्चरेट का तो सर मेरे साथ ऐसा धोखा टाइप हो गया, मैं पूरा जियो पॉलिटिक्स का रेडी था, आया मेरे को इंडियन फेस्टिवल एंड देयर इम्पोर्टेंस, इंडिया डोमेस्टिक वायलेंस। अब मैं क्या ही बोलूं, मैंने फिर ले लिया, मैंने फेस्टिवल पे ही बोला। लेकिन फेस्टिवल पे मैंने ट्राई किया कि मैं थोड़ा सा मतलब नॉर्मल ऐसा ना बोलूं, थोड़ा सा हाई लेवल टाइप ही बोलूं उसमें भी। लेकिन अगर मेरे को आता कोई अच्छा कश्मीर वश्मीर का टॉपिक, तो मैं उस पर पूरा प्रिपेयर्ड था। तो लेकिन हुआ नहीं वैसा कुछ, तो नॉर्मल टॉपिक मेरा फेस्टिवल का था, तो इंडियन फेस्टिवल एंड देयर इम्पोर्टेंस, उसको ही मैंने बोला अलग अलग। पूरे 3 मिनट बोला? हाँ सर, मेरा लेक्चरेट का तो मैं चाहता उससे ज्यादा भी बोल सकता था, ऐसा यार, कोई मेरे को बोलने की इतनी आदत हो गई होगी तो किसी भी टॉपिक पे बोल सकता होगा तब तक। सही है। हम लोग का तो रोज प्रैक्टिस भी होता है ना, जैसे अब मेरे दोस्त लोग भी हैं अकेडमी के ही, हम लोग का ग्रुप टाइप है, तो हम लोग रोज प्रैक्टिस करते हैं लेक्चरेट का। तो ऐसा मेरे को कोई भी टॉपिक हो, चाहे ना भी आता हो, 3 मिनट तक तो मैं बोल सकता हूँ। ये तो 100, वो ऐसी आदत हो जाती है कि 2.5 मिनट के लिए ब्रेन को तैयार कर लेता है तू, ये तो बोल ही लूंगा मैं कुछ ना कुछ जाकर। Correct. This also comes. ठीक है. I hope you guys enjoyed the video. Kindly like, share and subscribe. And do follow me on Instagram, Twitter and Facebook for dedicated guidance on various defense, CAPF and other examinations. All links have been given in the description. Jai Hind.